हम्म हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने पिछले क्लास में MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जाना था। ऑनलाइन वालों को भी गुड मॉर्निंग। आप लोग भी सारे रेडी हो जाइए, है ना। किस चीज के बारे में जाना था वो हम लोगों ने पिछले क्लास में मोहम्मद बिन तुगलक और उसकी योजनाओं के बारे में, ठीक ना। आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानेंगे। इसके बारे में फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना है, अभी देखिए मैंने बोर्ड में लिख भी दिया आपका कि फिरोज शाह तुगलक कब से कब तक फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया। 1351 से 1388 ईस्वी तक। कब से बाबू? 1351 से 1388 तक। कुल 37 वर्षों तक फिरोज शाह तुगलक ने भारत में क्या किया? शासन किया। ये हमें पता है। कितने वर्षों तक शासन किया फिरोज शाह तुगलक ने? कुल 37 वर्षों तक। सेकेंड लार्जेस्ट शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक, है ना। ये याद रखिएगा आप लोग। कुल 37 वर्षों तक शासन किया और इसी के समय से, हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक की जो ये थी, जो साम्राज्य था मोहम्मद बिन तुगलक का, वो सबसे अधिक विशाल था। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी सीमा वाला जो राज्य था वो दिल्ली था, यानी तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पिछले क्लासेस में बता चुका हूं। अब हम लोगों को जानना है कि भाई ये फिरोज शाह तुगलक कौन था और इसके कौन कौन से कार्य थे, है ना। ये अब हम लोग यहां से जानेंगे, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जानना है फिरोज शाह तुगलक का जन्म कब हुआ, है ना। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फिरोज शाह तुगलक का जन्म कब हुआ। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ फिरोज शाह तुगलक का जन्म? 1309 ईस्वी में। कब हुआ ये याद रखना है ना। और उसके बाद यह जो था ना, मोहम्मद बिन तुगलक MBT का चचेरा भाई था। MBT का कौन था वो? चचेरा भाई। अब चचेरा भाई कैसे था आप जानिए, है ना। इसकी माता का नाम जयला था। क्या नाम था? जयला। यह एक हिंदू महिला थी। कौन थी? हिंदू महिला। आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक की माता क्या थी? वो एक हिंदू महिला थी। और कौन थी? राजा रनमल की पुत्री। किसकी पुत्री? राजा रनमल। राजा रनमल की क्या थी? पुत्री थी, याद रखिएगा। और इसके पिता कौन थे, है ना। पिता फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम था रज्जब। रज्जब, ये याद रखिएगा। और रज्जब कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक का भाई था।
गयासुद्दीन तुगलक का क्या था? भाई। ये याद रखना है आपको, ठीक ना। गयासुद्दीन तुगलक का कौन था? वो भाई था। और जब फिरोज मात्र 7 वर्ष का था, तो उसी समय, जिस समय फिरोज कितने वर्ष का था? मात्र 7 वर्ष का था, उसी समय क्या हो गया? तो रज्जब की मृत्यु हो गई, यानी फिरोज के पिता की मृत्यु हो गई। तब जाकर उसका लालन पालन किसने किया? उसके चचा गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ये आपको याद रखना है ना। ऐसा बताइए कोई शासक, बाबू बताओ तो, जिसने, यानी जिसके पिता की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात उसके चाचा ने उसका लालन पालन किया। ये फिरोज शाह के पहले के किसी शासक के बारे में आप बताइए मुझे। अलाउद्दीन खिलजी। बहुत बढ़िया। कौन था वो शासक जिसने क्या किया था? यानी जिसका लालन पालन जो है उसके चाचा जी ने किया था। किसने? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। शासक था अलाउद्दीन खिलजी और उसका लालन पालन किसने किया था? उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने, जो स्वयं एक शासक थे। बाद में वो उसके ससुर जी भी हुए और उसी ससुर जी की हत्या करके अलाउद्दीन ने सल्तनत की सत्ता क्या की थी? प्राप्त की थी। इन सब के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। बबुनी तुम खड़ी हो जाओ। हाँ बताओ, तुमने अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब की थी? कब? क्या बोल रही है ये? आवाजें नहीं आ रहा, जोर से बोलो। ससुराल में जाएगी तो ठै ठै करेगी। 1296 में। बहुत बढ़िया। 1296 कहां मारा था वो? करामानिकपुर में। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक। हाँ, अलाउद्दीन किसके लिए फेमस है? अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए। किसके लिए? अलाउद्दीन को उसके बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए क्या किया जाता है? याद किया जाता है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो जो है किसने उसका लालन पालन किया फिरोज का? गयासुद्दीन तुगलक ने, है ना। ये आप याद रखिएगा, है ना। 7 वर्ष के जब था, मैं लिख देता हूं यहां, फिरोज जब 7 वर्ष का था, तभी उसके पिता रज्जब की मृत्यु हो गई। रज्जब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक ना। अब देखिए, आप लोग जानते हो कि 1325 में, है ना, 1326 में जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई और उसके स्थान पर उसका पुत्र जूना खां यानी एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। कौन गद्दी पर बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो उसने जो है फिरोज को अमीर ए हाजिम का पद दिया। किसका पद हो? मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज को अमीर ए
हाजिम का पद प्रदान किया। क्या किया? प्रदान किया। और आप जान लीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक को बहुत चाहता था, उस पर उसे अटूट भरोसा था, बहुत ज्यादा विश्वास करता था वो अपने चचेरे भाई पर। तभी तो जब उसने दक्षिण विजय की योजना बनाई, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दक्षिण विजय की योजना बनाई तो उसने अपना जो है इस एक संरक्षण परिषद का निर्माण किया। उस संरक्षण परिषद का प्रधान किसको बनाया गया? तो फिरोज शाह तुगलक को संरक्षण परिषद, है ना, का प्रधान किसको बनाया गया? फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज को बनाया गया। हालांकि इस परिषद में हालांकि इस परिषद में ख्वाजा जहां तथा कबीर खां भी क्या थे? शामिल थे, ये याद रखना है। तो एमबीटी ने क्या क्या पद दिया इसको? तो एक अमीर हाजिम का पद दिया और दूसरा क्या किया? तो संरक्षण परिषद का हेड भी बनाया। आपको ये भी याद रखना है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला बीपीएससी ने पूछा भी है कि भाई एमबीटी ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्यारोहण के दौरान फिरोज शाह को कौन सा पद प्रदान किया था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए क्या हुआ। अब आप लोग जान रहे हो, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ठट्टा अभियान के पश्चात, ठट्टा कहाँ है? सिंध प्रदेश में। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ठट्टा अभियान के लिए निकला था तभी सैन्य शिविर में उसकी क्या हो गई? 20 मार्च 1351 को मृत्यु हो गई। कहां मृत्यु हुई हो? सैन्य शिविर में। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? ये भी आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा अभियान के दौरान 20 मार्च 1351 को हो गई। जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई उस समय उसका कोई भी उत्तराधिकारी यानी कोई भी पुत्र नहीं था। तो अब एक समस्या उत्पन्न हुई और वो समस्या थी उत्तराधिकार की समस्या, अर्थात अब किसको शासक बनाया जाए। बड़ी जटिल समस्या थी। इस समस्या में जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी ली तत्कालीन उलमाओं ने। किसने? जो उस समय के तत्कालीन उलमा वर्ग थे, उसने क्या ली? दिलचस्पी ली, है ना। अब भाई उलमा किसको कहते हैं? देखिए, जिसको शरीयत का ज्ञान हो, शरीयत मतलब इस्लामी कानून, जिस व्यक्ति को इस्लामी कानून का बेहतर ज्ञान हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उलमा। क्या कहते हैं? वो उलमा। मैंने पहले भी बताया है। और इसमें किसने रुचि ली? तो उलमाओं ने। इसके पूर्व आप देखोगे कि भाई उलमाओं का जो प्रभुत्व था या किसी भी प्रकार का जो उसके अधिकार थे राजा से संबंधित नहीं थे, यानी राजा उसे किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं देता था। लेकिन अब समस्या आ गई कि भाई अब किसको शासक बनाया जाए।
क्योंकि अब यहां से तो एमबीटी का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। अब उलमाओं ने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक को कहा कि भाई आइए आप शासक बन जाइए, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को आप पर बहुत अधिक भरोसा था, है ना। उसने अपने सारे जो मतलब कार्य होते हैं वो आपको ही सौंप कर रखे थे, इसलिए आपको ही क्या लेना चाहिए, इसका भार लेना चाहिए। तो फिरोज शाह तुगलक ने राजगद्दी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं भाई मुझे शासक नहीं बनना है। हम आप पूछोगे भैया इतना अच्छा ऑफर ये क्यों ठुकरा रहा है, इसके पीछे की वास्तविकता क्या होगी, तो आप लोग बताइए कि इसके पीछे की वास्तविकता क्या हो सकती है, बताओ क्या हो सकता है इसके पीछे की वास्तविकता। बाबूनी लोग, तू लोग भी पढ़ लिख के ज्योति मौर्या बनोगी ना। खूब एगो गनवा पर चलल बहुत फेमस हुआ है, सुना है कि नहीं तुम लोगों ने, बबुनी के लागल बा शहर के हवा, है ना, तो सुना होगा। तुम लोग ऐसा नहीं करोगे, अच्छी बात है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, है ना। चलिए अब आप बताइए कि आखिरकार फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठना क्यों नहीं चाहता था। इसका कारण था क्योंकि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक को अपना आदर्श मानता था और उसने उसके साथ रहकर यह अनुभव किया था कि मैंने जिसको अपना आइडियल माना है वह अपने किसी भी योजना में सफल नहीं हुआ है, तो फिर मैं कैसे सफल हो जाऊंगा। प्रारंभ में उसने जो है राजगद्दी का को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन जबरन उलमाओं के द्वारा उसे क्या किया गया, राजगद्दी पर बैठाने के लिए तैयार किया गया। लेकिन उस समय एक और समस्या आई, वो समस्या थी मोहम्मद बिन तुगलक का भांजा दावर मलिक, क्या नाम था उसका, दावर मलिक। उसका कहना था कि शासक मैं बनूंगा क्योंकि मैं इसके योग्य हूं। तो उलमा लोग पूछा बालक तू कोना दृष्टिकोण से योग्य है, बोला हम में राजा का खून है। बोला ठीक है पता कर लेते हैं तुम में अगर राजा का खून है। उलमाओं ने पता किया तो उसमें कहीं से भी किसी भी शासक का खून नहीं था, इसलिए उलमाओं ने जो है किसको, फिरोज शाह तुगलक को वैध शासक घोषित किया और 23 मार्च 1351 को ठट्टा में ही उसका राज्याभिषेक कराया गया। तो भाई इसका राज्याभिषेक कब हुआ, फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक, फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कब हुआ, तो 23 मार्च 1351 को ठट्टा में ही उलमाओं द्वारा उसका राज्याभिषेक करवाया गया, है ना। अब देखिए आगे क्या हुआ, अब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की ओर बढ़ा। अब राजधानी तो जाना है ना भाई, शासन तो आपको राजधानी से ही करना है ना, तो वह दीपालपुर के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दिल्ली के नजदीक पहुंचा उसे पता चला कि वहां
ख्वाजा जहां ने क्या किया है, विद्रोह कर दिया है ना। तो वह खुद को शासक बनाना चाहता था, तो उलमाओं ने उसे समझाया कि आप शासक नहीं बन सकते। शासक बनने के लिए सबसे योग्य कौन है, फिरोज शाह तुगलक, जिसके कारण ख्वाजा जहां मान गया और उसने अपना समर्थन दे दिया किसको, फिरोज शाह तुगलक को। तो इससे क्या हुआ भाई, आप क्या जान रहे, समझ रहे इससे, इसके साथ ही फिरोज शाह तुगलक का जितना भी विद्रोही था वो सब का सब समाप्त हो गया। कोना एक भी विद्रोही नहीं बचा, किसका, फिरोज शाह तुगलक का, है ना। जिसके कारण दोबारा फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया, अपना राज्याभिषेक दिल्ली से करवाया। देखिए अगस्त 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया। क्या करवाया भाई, अपना राज्याभिषेक करवाया। तो यहां से एक क्वेश्चन और बन रहा है कि बताइए दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। तो हम आराम से बता सकते हैं कि वह शासक कोई और नहीं, फिरोज शाह तुगलक था। तुगलक वंश का कईवां शासक, तीसरा शासक, कईमाओ तीसरा। पहला शासक कौन हुआ, तुगलक वंश में सबसे पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तुम खड़ी हो जाओ बबली, बताओ कि गयासुद्दीन तुगलक जो है का वास्तविक नाम क्या था। मैंने बताया था गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम, इसने ही तुगलक वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तो गाजी मलिक। क्या नाम था, गाजी मलिक। इस वंश का दूसरा शासक एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरे के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों इस वंश के सबसे प्रमुख शासक हुए, है ना। ये आपको याद रखना है। इन तीनों ने मिलकर क्या किया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तुगलक वंश के प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने में। तो अब देखिए भाई यहां क्या है ना, किसके बारे में जान रहे हैं हम लोग, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में। किसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक। अब हम जानेंगे फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक कार्यों के बारे में। वो सारे कार्य जो उसने किसके लिए किए, साम्राज्य की रक्षा के लिए किए, है ना। फिरोज शाह के प्रशासनिक कार्य,
प्रशासनिक कार्य, है ना। देखिए, जिस समय फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था, उस समय उसके समक्ष अनेक चुनौतियां थी, है ना। उसका जो साम्राज्य था ना, वो चुनौतियों से ही तो भरा पड़ा था। उसके आइडियल मोहम्मद बिन तुगलक ने उसके समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी थी, जिसमें सबसे बड़ी समस्या थी राजसी खजाना का पूरी तरह से खाली होना। एमबीटी के नीतियों ने पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत के राजस्व को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, है या नहीं, है ना। हम यहाँ पढ़ेंगे उसके द्वारा लगाए गए तमाम ऋणों के बारे में। देखिए, मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मोहम्मद बिन तुगलक के क्लासेस में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि हमें उसकी तुलना करनी है फिरोज शाह तुगलक से। यहां हम सभी योजनाओं के बारे में जानेंगे, है ना। देखिए, फिरोज शाह तुगलक की जो सबसे पहली प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक जानता था इस चीज को भली भांति कि उसका जो आइडियल है एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, वो अपनी सारी योजनाओं में असफल रहा है। तो भाई, उसके मार्ग पर चलकर तो मेरा भला होने वाला नहीं है। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने अपने बुद्धि और विवेक से कई योजनाओं का सृजन किया, ताकि, है ना, वह उन सभी समस्याओं से अपने आप को निकाल सके जिन समस्याओं ने एमबीटी के जीवन को चौपट करके रख दिया था। तो इन सभी समस्याओं के बाद योजनाओं के बारे में हमें जानना है, जिसके कारण जो है फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना में क्या हुआ, अधिक सफल हुआ। हर क्षेत्र में सफल नहीं हुआ, आपको यह भी याद रखना, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो साम्राज्य था ना, वो अपने चरमोत्कर्ष पर था, है ना। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में इन साम्राज्यों में क्या होने लगा, मतलब कमी आने लगी। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में क्या होने लगा था, दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विघटित होने लगा था, है ना। विजयनगर साम्राज्य आप भली भांति जानते होंगे, है ना, हरिहर और बुक्का को। ये विजयनगर जो मतलब क्या था, कर्नाटका में स्थित था, वो निकल गया किसके क्षेत्र से, तो भाई एमबीटी के क्षेत्र से। उसके बाद बहमनी साम्राज्य, है ना। विजयनगर का संबंध कृष्णदेव राय से भी है, विजयनगर का संबंध विद्वान तेलानी राम से भी है ना। और बहमनी साम्राज्य का संबंध किससे है भाई, अलाउद्दीन हसन गंगू, बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू। इन सब के बारे में वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम इसकी पहली योजना के बारे में जानते हैं, ठीक ना। फिरोज शाह तुगलक की सबसे जो पहली योजना थी, वो थी ऋण पंजियों, ऋण पंजिकाओं को नष्ट करना। ऋण पंजिकाओं को नष्ट करना। अब भाई, ये ऋण पंजिका कहां से आ गई? अब आप सोचोगे सर, ऋण का मतलब तो होता है लोन, अब पंजी मतलब रजिस्टर, यानी वैसा रजिस्टर जिसमें दिए गए लोन यानी ऋण का जिक्र हो। किसका जिक्र हो? दिए गए लोन या ऋण का जिक्र हो। क्या हो गया बबनी, आपको चक्कर दे रहा है? कौन चक्कर दे रहा है? खाना वाना खाया करो फूस ठास के, ऐसे पतली दुबली पौध। तो ऋण पंजिकाओं, बैठ जाओ, है ना। ऋण पंजिकाएं क्या थी? तो भाई, ऋण पंजिकाओं का संबंध ना मोहम्मद बिन तुगलक से। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक को ना, देखिए ये चला गया, लेकिन बबुआ फिरोज शाह का साथ छोड़ नहीं रहा, पीछा छोड़ नहीं रहा है। देखा आपने किसी भी ऐसे मतलब शासक के बारे में जब मैंने बताया हो
और बार बार उसके साथ किसी का नाम ऐड होता हो। दिल्ली सल्तनत में ऐसा नहीं हुआ है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जोना जोना जगह हम फिरोज शाह का चर्चा करेंगे उस जगह मोहम्मद बिन तुगलक की चर्चा किए बगैर हम रह ही नहीं सकते, है ना। तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है इसके बारे में, और ना पढ़े हो तो जाके जो हमारे चैनल पे जाके देख लो, आर्ट्स एकेडमी में है कि नहीं, डिटेल से मैंने बताया ना जी। अब जाइए वहां देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, तो भाई लोन दिया। किसको लोन दिया, तो दोआब के किसानों को। किसके किसानों को, दोआब। मैंने बताया था दो नदियों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं, दोआब, है ना। तो दोआब के किसानों को एमबीटी ने क्या दिया था, वो तो ऋण दिया था। कितना ऋण दिया, फर्स्ट टर्म में पहली बार में 80 लाख टन का। कितना टन का, 80 लाख टन का। यहां के किसानों को 80 लाख टन का ऋण प्रदान किया गया ताकि किसान खेतों की ओर आकर्षित हो। किस ओर आकर्षित हो, खेतों की ओर आकर्षित हो, खेती करे। और इससे क्या होगा, जब खेती अच्छी होगी तो निश्चित है कि राज्य की आय बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, इसलिए उसने किसानों को क्या देना स्टार्ट किया, ऋण देना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही इसने पहला साल ऋण दिया, दोआब में सूखा पड़ गया, फसल अच्छी नहीं हुई। जानते हो बबुआ, इस ऋण का नाम था तकाबी ऋण। कौन सा ऋण, तकाबी ऋण। इसको एमबीटी ने तकाबी ऋण कहा है। तो पहला टर्म में जो ऋण दिया गया है एमबीटी के द्वारा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, इस ऋण का क्या नाम है, वो तो तकाबी ऋण, है ना। तकाबी ऋण की राशि कितनी थी, 80 लाख टन का। अब जब दोबारा सूखा पड़ गया तो एमबीटी ने घोषणा किया कि मैं फिर से 1.20 लाख टन का, 1,20,00,000 टन का मैं फिर से आपको क्या दूंगा, लोन दूंगा, है ना। तो इस लोन को इन्होंने नाम दिया सोनधर ऋण। क्या नाम दिया, सोनधर ऋण। ये याद रखिएगा, है ना। पहला वाला है तकाबी ऋण और बाद वाला कौन सा ऋण है, तो सोनधर ऋण है। कौन सा ऋण बाबू, सोनधर। ये याद रखिएगा। कुल मिलाकर इसने दोआब के किसानों को कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी, तो 1,20,00,000 और 80 लाख, कुल 2 करोड़ टन का। कितना टन का, 2 करोड़ टन का। छोटा अमाउंट है जी, 2 करोड़ टन का। बताइए टोटली कितना दिया, 2 करोड़ टन का। अब देखिए, अब समस्या थी फिरोज शाह के सामने, पूरा का पूरा रजिस्टर पड़ा हुआ था। अब फिरोज शाह तुगलक सोच रहा है कि ऋणवा कैसे निकलेगा जी, पैसवा जो दिए हैं किसान को, ये कौन सी होगा। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक ने अपने दरबार में एक मंत्री को रखा, एक सलाहकार, अपना एक वजीर नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया, एक नए व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया और इसने वजीर को उपाधि दी खान ए जहां। खान ए जहां। और जिस व्यक्ति को नियुक्त किया उसका नाम था मलिक मकबूल, इसलिए हो गया भाई मेरे खान ए जहां मकबूल। वजीर को क्या कहा इसने, खान ए जहां मकबूल। मकबूल का इतिहास थोड़ा जान लीजिए। ये मकबूल कोई मुस्लिम नहीं है, बल्कि यह एक हिंदू है। तमिलनाडु से लाया गया। कहां से बाबू, तमिलनाडु से। बाबू लोग ध्यान दो, बतियाओ नहीं। तमिलनाडु से लाया गया और यह एक हिंदू था और इसका वास्तविक नाम था कुन्नू।
कौन? कुन्नू। ये याद रखिएगा, आगे मैं बताऊंगा इनके बारे में, है ना, कि कैसे इनके पुत्र, है ना, जौना खां ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। ठीक, विद्रोह वाले पार्ट में मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो यहां तक कोई दिक्कत है? तो देखिए, अब मलिक जहां, सॉरी, खाने जहां ने क्या कहा? खाने जहां ने शासक को कहा कि आप इन ऋण पंजिकाओं को नष्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इन ऋण पंजिकाओं को नष्ट कर दीजिए। मलिक मकबूल के कहने पर जो है, किसने? फिरोज शाह ने ऐसा ही किया। उसने क्या किया? जो ऋण पत्रिकाएं थी एमबीटी के काल की, उन सबको नष्ट कर दिया। अर्थात ये कहिए कि उसने किसानों के ऋण क्या कर दिए? माफ कर दिए। किसानों के ऋण को क्या किया? उसने माफ कर दिया। ये आप समझिए। इसके साथ उसने क्या किया? आपको मैंने बताया था एमबीटी जब मैं पढ़ा रहा था कि दोआब क्षेत्र में एमबीटी ने क्या किया था? तो 1/2 भाग लगान लगाया, यानी उपज का आधा हिस्सा उसने लगान के रूप में व्यवस्थित, मतलब उगाही करने की बात कही थी। लेकिन फिरोज ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? उसने लगान की राशि घटाकर क्या किया? तो उपज का 1/3 भाग कर दिया। जिसके कारण किसान खेतों की ओर लौटे। किसकी ओर लौटे? किसान खेतों की ओर लौटे। इससे कृषि का विकास हुआ, और कृषि के विकास के कारण उस समय के किसानों का घर धन से भर गया। इसका और बहुत सारा रीजन है वो। आखिर किसानों की उन्नति का कारण क्या था? तो इसकी उन्नति का सबसे बड़ा कारण था कि लोनवा तो माफ करवे किया फिरोज, इस लोन के अतिरिक्त उसने और 22 और लोक कल्याणकारी 22 जो असहनीय लगान थे, उन सभी को उसने क्या कर दिया? माफ कर दिया। बोला भाई अब यहां से ये 22 जो टैक्सेस है, ये अब यहां से नहीं वसूले जाएंगे। इसकी भरपाई कैसे होगी? तो इसकी भरपाई के लिए उसने एक नया नियम बनाया था, जिसके बारे में हम अभी आप आगे जानेंगे। समझ में आया यहां तक? यस या नो? यस, सच में यस। ऊपर ऊपर मन से बोल रहे, जोर से बोलो यस सर। दूसरा जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था, वह था वजीर पद की नियुक्ति। वजीर पद की नियुक्ति। अभी अभी मैंने बताया कि उसने वजीर के पद के रूप में किसको नियुक्त किया? तो खाने जहां मकबूल को। किसको? उसने खान ए जहां मकबूल को सल्तनत का वजीर नियुक्त किया। तथा उसे अनेक अधिकार प्रदान किए। आगे हम लोग जानेंगे अभी कि कैसे मलिक मकबूल की सहायता से फिरोज शाह तुगलक ने अनेक ऐसे
कार्य किए जो अतुलनीय है ना। इनके बारे में कब जानना है हमें, अभी हम लोग जानेंगे आगे, ठीक ना। फिरोज ने मलिक गाजी को नायब वजीर तथा सहना को सार्वजनिक विभाग का पद सौंपा और इन सब के ऊपर उसने किसे रखा, तो मलिक मकबूल को। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, है ना। तो सार्वजनिक विभाग का प्रधान कौन था, तो सहना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब जो तीसरा पॉइंट है ना वो है रक्तपात की नीति का निषेध। देखिए फिरोज ने अपने सैनिकों को स्पष्ट आदेश दिया कि वह राज्य में किसी भी प्रकार का रक्तपात न करे, अर्थात बेवजह प्रजा को परेशान नहीं किया जाए, उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। देखिए इस पर जियाउद्दीन बर्नी क्या कहता है। जियाउद्दीन बर्नी का तर्क है कि जब सुल्तान ने ऐसी नीति अपनाई तो कहीं ना कहीं सुल्तान का जो राज्य था उसने अस्थायित्व रूप धारण कर लिया। यानी यहां से ऐसा लगने लगा कि सुल्तान निसंदेह लंबे समय तक सल्तनत पर क्या करेगा, शासन करेगा, है ना। अब इसके पश्चात जो चौथी नीति थी, है ना, सुल्तान की जो चौथी नीति थी वह आर्थिक क्षेत्र से संबंधित थी, राजस्व से संदर्भ, है ना, राजस्व एवं आर्थिक सुधार। अभी आपको मैंने बताया कि भाई इसने क्या किया, तो कई प्रकार के लोन माफ कर दिए, है ना। ऊपर देखिए आप जितने भी हैं, जैसे ऋण पंजिकाओं को नष्ट करना, इसका संबंध किससे था बबुआ, मेरे बताओ, इसका संबंध किससे था, ऋण पत्रिकाओं का। हाँ खाली बबुआ लोग बता रहा है, बबुनी लोग तुम लोग भी बताओ भाई। हाँ ये बोल रही है खाली, और तुम लोग करे की ड्रेस वाली, है ना। तो हाँ तकाबी ऋण और सोंधर ऋण को क्या किया था, माफ कर दिया था, है ना। और अनेकों ऋण जो थे, जो अतिरिक्त ऋण थे, जो बोझ थे, है ना, जनता पर बोझ थे, उन सभी ऋणों को समाप्त कर दिया। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखिए फिरोज शाह तुगलक के समय में ना वो हर किसान के पास अपार धन जमा हो गया। अब बताइए इतना ऋणवा माफ करेगा, लोनवा माफ करेगा तो पैसा तो आएगा। अब किसानों की स्थिति बेहतर हो गई क्योंकि लगान की दर घटा दी गई थी। लगान की दर 50% से घटाकर 1/3 भाग कर दिया गया। यानी आप अगर 3 किलो उपजाते हो तो इसका 1 केजी आपको किसको देना पड़ेगा, राजा को देना होगा। हाँ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप लोग, खासतौर पे बालिकाएं, आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको जीवन में सफल होना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि आपसे आपके अभिभावकों की आशाएं हैं। आपके अभिभावक आपको बड़ी मतलब शिद्दत से पढ़ाते हैं भाई, तो आपका भी ये फर्ज होना चाहिए, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप निसंदेह उनका विश्वास जीते। देखिए आपका सफल होना सिर्फ आपकी सफलता के लिए जरूरी नहीं है, आपका सफल होना समाज की हर उस बेटी के लिए जरूरी है जो जीवन में पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसके माता पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते। अगर आप अच्छा करोगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे तो निसंदेह उनके भी माता पिता आने वाले समय में उन्हें पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा समाज बदलेगा। तो ये एक बड़ी समस्या है वो हमारे यहाँ नारियों के लिए। ज्योति मौर्य,
एसडीएम, छोड़ना, एक के चक्कर में तुम सबको चौपट करो सारी। वो अब एक के कारण हम सभी महिलाओं को या स्त्रियों को या बालिकाओं को बदनाम नहीं कर सकते। वो स्पष्ट है, आप देखते हो हमारी यह धरती राधा की धरती है ना, यहाँ सीता माता का जन्म हुआ, ये धरती मीराबाई की, ये धरती रानी लक्ष्मीबाई की, जो अपने मातृभूमि के लिए हंसती हंसती क्या हो गई थी, हंसते हंसते शहीद हो गई। आप उनको भी तो याद करो। ये कुछ को ना ज्योति मौर्य को पकड़ ले, उसकी के पीछे पूरा मीडिया पागल है। हाँ, पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहिए, वो ना बोला नहीं पढ़ाना चाहिए, लू लेना तो तू ना पढ़ाएगा पक्का, तोरा से कोनो ब्याह नहीं करेगा, है ना, गुब्बारे रह जाएगा तू ऐसे। चलो ध्यान दो। तो वो इसने क्या किया, तो कई प्रकार के जो लोन थे उसको माफ किए, लगान की राशि घटाई, और उसके पश्चात क्या हुआ, फिर क्या हुआ बाबू मेरे, तो कई लोनों को माफ कर दिया। इससे राज्य की स्थिति अच्छी हुई। प्रत्येक किसान के घर में सोना चांदी का अंबार लग गया। किसानों की पत्नियां सोना चांदी पहन के घर से निकलती थी। सबके घर में फर्नीचर वर्नीचर वगैरह जबरदस्त था, भर गया वो सारा कुछ। हाँ, याद रखिएगा ये चीज, ठीक। अब देखिए आगे क्या हुआ। अब भाई मैंने अभी अभी कहा ना कि इससे क्या होगा, राजस्व की उगाही कम होगी, तो कोनो दूसरे का जगह से लगा, मतलब राजस्व क्या करना पड़ेगा, प्राप्त करना होगा, निसंदेह प्राप्त करना होगा। तो क्या करना होगा, निसंदेह प्राप्त करना होगा। देखिए इसके लिए अब किसने क्या किया, इसने दोहरी नीति अपनाई। क्या दोहरी नीति अपनाई, तो आप लोगों को पता है कि फिरोज शाह किसकी सहायता से शासक बना था, तो उलमाओं की सहायता से। किसकी सहायता से बहु, उलमाओं की सहायता से। हाँ, ये याद रखिएगा। तो उलमाओं को खुश रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि फिरोज शाह ये जानता था कि अगर उलमाए अप्रसन्न हो गए तो निश्चिततः मेरी सत्ता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो उलमा लोग क्या थे, किस धर्म से थे, तो इस्लाम धर्म से। ये लोग, इस जो उलमा लोग थे, ये चाहते थे कि राज्य में जो दूसरे धर्मावली है ना, उसको किसी भी प्रकार की छूट ना मिले, जितना उसको दबाया सताया जाए उतना बेहतर है। तो फिरोज शाह ने सोचा कि भाई इनको खुश रखा जाए, तो इसके लिए उसने क्या किया, 4 प्रकार के ऋण लगाए। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के ऋण उसने वसूले। ऋण की क्या की, उगाही की। कौन कौन सा, सबसे पहला था आपका जजिया। सबसे पहला क्या था, जजिया। अब जजिया किसको कहते हैं, तो बाबू मेरे, जजिया एक प्रकार का टैक्स था जो गैर इस्लामी प्रजा से वसूला जाता था। किससे वसूला जाता था, तो गैर इस्लामी प्रजा से। आपको ये याद रखना है कि जजिया किससे वसूला जाता था, गैर इस्लामी प्रजा से, है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना बाबू लोग। जजिया किससे वसूला जाता था, गैर इस्लामी प्रजा से। तो इसके पहले के जो शासक थे उसमें से अधिकांश शासकों ने जजिया नहीं वसूला था, लेकिन फिरोज शाह ने क्या किया, जजिया लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि वह उलमाओं को प्रसन्न करना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि देखिए मैं एक अहिष्णु शासक, मैं हिंदुओं को किसी भी प्रकार की छूट देना नहीं चाहता हूं। इससे उलमा प्रसन्न हुए। देखिए ये पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला। इसने किस पर जजिया लगाया हो, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया।
अब जब ब्राह्मण लोगों ने विरोध कर दिया, जजिया के विरुद्ध जाकर ब्राह्मणों ने विरोध कर दिया, उसके पश्चात भी इन्होंने जजिया समाप्त नहीं किया। बोला भाई आपको भी जजिया देना पड़ेगा, आप इससे वंचित नहीं रह सकते हो। अरे राजा था बाबू, सुल्तान, जो ना मन में आएगा वो करेगा, ढेर बोलोगे तो मुंडी उड़ा देगा। हाँ है ना, हाँ 100 आदमी लोग मुंडी उड़ाता, कैसे क्या कर लेता ब्राह्मण, बहुत कम संख्या थी उनकी। तो चलो इस समस्या का हल निकल गया बाद में। इसका हल क्या निकला कि हमारे राज्य में जो कुछ अमीर लोग थे उन्होंने ब्राह्मणों के बदले खुद जजिया देना स्वीकार किया। बोला जो धन ब्राह्मणों को लगता है ना, जितना जजिया में बनता है उतना हम आपको देंगे, ठीक ना। तो इससे ब्राह्मण जजिया देने से बच तो गए, लेकिन जजिया उन पर लगाया गया। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा जो टैक्सेस था वो था जकात। दूसरा क्या था वो, जकात। देखिए जकात इस्लामी प्रजा से वसूला जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर है। कैसा कर था, धार्मिक, जो कुल उपज का जो होता था 2.5 हिस्सा लिया जाता था। यानी समझिए कि अगर आपका 100 केजी कोई चीज हुआ है, फसल हुआ, तो उसमें से 2.5 केजी आपको किस में देना पड़ेगा, जकात के रूप में देना होगा। किस रूप में देना होगा, जकात के रूप में देना होगा। ये याद रखिएगा, ये एक प्रकार का क्या था, धार्मिक कर था जो इस्लामी प्रजा से वसूला जाता था। तीसरा कर जो था वो था खुम्स, जिसको खम्स भी कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार का कर था बाबू, जो लूट के धन से लिया जाता था। किसके धन से, तो लूट के धन से। जब किसी युद्ध में सैनिकों द्वारा लूट का धन प्राप्त किया जाता था, तो उस धन का 1/, उस धन का इस्लामी शरीयत के हिसाब से 1/5 हिस्सा राजा को देना होता था और 1/4 हिस्से, 4/5 हिस्से पर सेना का अधिकार होता था, जिसे सेना आपस में बांट लेती थी। क्या कर लेते थे, बांट लेती थी। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, आप बताओ क्या नाम है, राहुल, राहुल खड़े हो जाओ आप। राहुल आप बताओ कि ये जो खुम्स था सल्तनत का, वह कौन सा पहला शासक था जिसने सैनिकों को 4/5 भाग न देकर, यानी 80% न देकर खुद अपने पास 80% रख लिया और उन्होंने सेना को मात्र 20% दिया, जिसके कारण विद्रोह भी हुआ था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। वाह बहुत अच्छा बाबू। इसी तरह से आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, निश्चिततः आप एक दिन सफल हो। सफलता आपके कदम चूमेगी। आप अपने पेरेंट्स के साथ साथ आप अपने शिक्षक का भी नाम आगे बढ़ाओ। बाबू मेरे, आपको पता है ना, कि जब आप सफल होते हो ना, तो हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार यही होता है। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आप सफल हो, वर्दी में या फिर यूनिफॉर्म में आओ, और तब हमारा सर क्या होगा, गर्व से ऊंचा होगा। हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार यही। देखिए संसार में 2 ही लोग ऐसे हैं जो आपसे हार जाना चाहेंगे, जो चाहेंगे कि आप उनसे भी आगे जाओ। एक आपके पिता है और दूसरा आपके शिक्षक। ये याद रखिएगा, है ना, बिल्कुल। तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसने क्या किया, जो है खुम्स का 80% अपने पास रखा और 20% किसको दिया, तो भाई सेना को दिया। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT ने भी इसी परंपरा को क्या रखा था, बनाए रखा था। उसने भी 80% अपने पास रखा और 20% किसको दे दिया, सेना को दे दिया। लेकिन फिरोज ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं शरीयत के हिसाब से ही शासन करूंगा। उलमाओं का जो विचार होगा मैं उसी के तर्कानुसार शासन करूंगा।
आप एकदम अच्छे से समझिए, बिल्कुल एकदम अच्छे से बोलो। कितना समझ में आया? पूरा। कितना? पूरा। ये याद रखना है, पूरा, टोटली। ठीक। अब इसने चौथा जो ऋण प्राप्त किया, जो टैक्स लगाया, वो था खराज, है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये खराज भूमि कर, क्या था वो? भूमि कर, जो कि कुल उपज का 1/3 भाग के रूप में वसूला जाता था। देखो अल्लाह, इसने जो है ना, फिरोज ने एक और टैक्स वसूला, वह था सिंचाई कर। मैं आगे अभी बताऊंगा कि किस प्रकार उसने नहरों का विकास किया और कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने वाला वह सल्तनत का पहला शासक था, ये भी आप याद रखिएगा, है ना, जिसने नहरों का विकास किया। और इसने क्या किया? एक और कर, मतलब जो है टैक्स वसूला। अब एसल सिंचाई कर, और ये कुल उपज का कितना हिस्सा होता था? 1/10 भाग। ये आप याद रखिएगा, है ना। देखिए, इसके पश्चात जो फिरोज शाह तुगलक की अगली नीति थी, वह थी जागीरदारी प्रथा। कौन सी प्रथा हो? जागीरदारी प्रथा। इस प्रथा के तहत उसने जागीरदारों को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया? जागीरदारों को बढ़ावा दिया। उसने अपने राज्य में जो उच्च अधिकारीगण थे, जो सेनाएं थी, सैनिक थे, जो रिटायर्ड सैनिक थे, उसको जागीरें प्रदान की। हाँ, साथ ही जो है वह अपनी सेना से बहुत प्यार करता था, बहुत लगाव था उसको। इस कारण से उसने वृद्धों को भी क्या दिया? तो वेतन दिया। जो वृद्ध सैनिक थे उसको भी पेंशन की व्यवस्था की। वह स्पष्ट कहता था कि मुझे जो है अल्लाह ने क्या किया है? सबकी सेवा करने के लिए भेजा। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं वृद्ध सैनिकों से उसका पद छीन लूं। देखिए, इसके साथ ही उसने इतलाक प्रथा का प्रारंभ किया। अब ये इतलाक प्रथा क्या था? इतलाक प्रथा के तहत एक इतलाकनामा नाम का पत्र जारी किया जाता था, जो सैनिकों को दिया जाता था। जब कोई राजस्व वसूलने वाला अधिकारी उसके राज्य में आकर या उसके पास आकर राजस्व की उगाही करता था, तो सैनिक को इसके बदले में मात्र 50% लगान देना होता था। वो जब इस पत्र को दिखाता था तो उसे कितना लगान देना पड़ता था? जो है 50%, मतलब 50%, आधा। देखिए, लेकिन ये जो इतलाकनामा था, इसका फायदा उठाया सैनिकों ने। उसने क्या किया? अपने इस इतलाकनामा पत्र को बहुत से लोगों को बेच दिया या किराए पर दे दिया, है ना, जिसके कारण बहुत सारी सामाजिक भ्रष्टाचारें जो है उस फिरोज शाह तुगलक के समय में मौजूद हुई। यहां तक कि खुद जियाउद्दीन बर्नी भी लिखता है ना, कि भाई इसने क्या किया? अपने राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। बहुत सारे इतिहासकारों का यह भी मानना है कि फिरोज शाह तुगलक का काल दिल्ली सल्तनत में भ्रष्टाचारों का युग था। ये याद रखना है आपको। बबुआ मेरे,
आज का क्लास यही तक रहने देते हैं। इसके आगे जो क्लास है वो हम लोग अगले, जो इसके आगे जो बातें हैं ना वो हम अगले क्लासेस में जानेंगे। ठीक है, बाय, जय हिंद।